टेस्ट में संडे को ना एक बार मैं सिलेबस तो ऐसा क्या करूंगा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, उसी से रिलेटेड मैं टेस्ट लूंगा। पहले तो 24 तारीख को मैंने क्या बोला था, फुल पेपर टेस्ट बोला था ना। स्कूल में एग्जाम फिजिक्स की कब है रचित? सर 2 या 1 अगस्त को है। 1 अगस्त को है। कुछ बोला गया है कि एग्जाम जो है ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? हाँ सर, ऑनलाइन ने बोल दिया आज। आज बोल दिया ऑनलाइन है। ठीक। एक्चुअली से तो एग्जाम ऑफलाइन लेनी चाहिए थी, और ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों पे भी प्रेशर होता है और सिलेबस भी खत्म हो जाता है उसमें सही से। सर अभी तक ऑफलाइन ही बोला था, आज ऑनलाइन बोला। चलो ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी फिर क्या करता हूँ, कुछ एक दो पेपर जो है ना वो बता देता हूँ, फिर टेस्ट कैसे होगा। आज क्लास किसी की 5 केमिस्ट्री क्लास 6 बजे है। उसके पहले किसी की कोई क्लास है क्या? हम्म? नहीं सर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज लास्ट क्लास में मैं करवा रहा था, लास्ट क्लास में हमने सीखा था पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सीरीज सर्किट। बाकी लोग पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सीरीज सर्किट। वो पावर कंज्यूम बाय एलसीआर सीरीज सर्किट जो था, तो मैंने बताया था पावर कंज्यूम था वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये जो पावर होता है ना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसे हम कहते हैं रियल पावर, वर्चुअल पावर। इसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल पावर। और इसको हम क्या कहते हैं? रियल पावर। ठीक है। और ये क्या हो जाता है? कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या हो जाता है? कॉस फाई हो जाता है पावर रियल
बाय पावर वर्चुअल। याद रखना कि रियल पावर जितना cos phi 1 के नजदीक होगा पावर रियल उतना ज्यादा होगा, है ना। सीधी सी बात है। हमें जो पावर एक्चुअली जो मिलता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो पावर हमको एक्चुअली मिलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, cos phi के ऊपर। और cos phi क्या था, cos phi था, याद करो, ये r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये था cos phi। क्लियर। याद रखो ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये पता है जब डीसी सर्किट पढ़ते थे पहले तो उसपे एक टर्म आया था एफिशिएंसी। जैसे कि मान लो कि अगर हम लिखते थे कि कोई मशीन है, तो जैसे मोटर है या कोई चीज, हमने मान लो एक टर्म था एफिशिएंसी, हमने सप्लाई किया एनर्जी कितनी हमको मिलती थी, आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। याद है एफिशिएंसी, पावर आउटपुट मान लो हमारा होता है 80 वाट और हम पावर इनपुट करते हैं हम लोग 100 वाट। जैसे कि मान लो अगर हमको कोई भी चीज को नीचे से ऊपर उठाना है तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। हमने सप्लाई किया मान लो बैटरी से 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड, और पानी ऊपर राइज करता है, वो पानी ऊपर राइज करता है और हमने उसके लिए अगर एमजीए से निकाला तो वो आता है 80 जूल पर सेकेंड। तो हमने सप्लाई किया 80, हमको आउटपुट मिलता है सिर्फ, हमने सप्लाई किया 100, हमको आउटपुट मिलता है सिर्फ 80 का। 20 जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाता है, एफिशिएंसी हो जाता है, दैट इज 0.8। इन द सेम वे यहाँ पर जो रियल पावर होता है, ये जो रियल पावर हो गया वो हमें क्या मिला, ठीक है, और वर्चुअल पावर क्या हो गया जो हमने सप्लाई किया। और ये जैसे एफिशिएंसी की वैल्यू 1 होती है ना, वैसे यहाँ पे cos phi की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और इस cos phi को हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर कहते हैं। क्लियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। मशीन कोई भी मान लो जैसे जनरेटर है, ठीक है, वो जो सप्लाई करता है वो कितना सप्लाई करता है, वो सप्लाई करेगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और जो पावर हमको मिलता है वो क्या मिलता है, हमको वो मिलता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव मिलता है। अभी मैं तुमको बहुत ही इस पे एक अच्छी बात बताता हूँ। जैसे कि मान लो जो भी ये होते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होते हैं, इंडिया में जितने भी डिवाइस बनते हैं वो सब क्या होते हैं, उस पे हम लोग जैसे कि मान लो पावर हाउस से हम कितना एनर्जी सप्लाई करते हैं, इनपुट हमारा कितना होता है, इनपुट हमारा होता है पावर वर्चुअल, ये हमारा इनपुट हो जाता है। जैसे यहाँ पे इनपुट है ना, वैसे यहाँ पे इनपुट हो जाता है। और ये इनपुट कितना हो जाता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो जाता है। ठीक है, वहां पे जो जो उसका वोल्टेज लिखा रहता है 220 वोल्ट, और जो वहां पे करंट लिखा होता है वो वहां पे जो लिखा रहता है वो हो जाता है। लेकिन जो पावर रियल हमको मिलता है, ठीक है, जो पावर रियल हमको मिलता है, एक मिनट, पावर रियल हमको मिलता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है। अब ऐसे मान लो कि अगर मैं बता रहा था कि मान लो कि देखा होगा एसी हम घर पे यूज करते हैं तो हम कितना उसको इनपुट करते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हम उसको इनपुट करते हैं। जो वी आर एम एस हमारा 220 वोल्ट हो जाता है, और जो करंट जो भी उसके अकॉर्डिंग वहां पे लिखा रहता है वो करंट वहां पे हम सप्लाई करते हैं। लेकिन जब वो एसी या मान लो कोई बल्ब को हमने सप्लाई किया, लेकिन जो वो बल्ब जो हमको जो या कोई भी चीज एसी बोल सकते हैं या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो वो पावर का हमको आउटपुट देता है, ठीक है, या मोटर ले लो जो वो हमको आउटपुट देता है वो उससे कम देता है। ठीक है, मतलब
हमने सप्लाई किया मान लो 220 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर करंट, कितना हमने सप्लाई किया 1100 जूल हमने उसको सप्लाई किया 1 सेकेंड में। अब वो मोटर क्या करेगा, पानी को ऊपर उठाएगा। पानी हमने ऊपर, जब कुछ पानी हमने जैसे ऊपर उठाया, हमने mgh निकाला, वो हमारा mgh आता है सिर्फ मान लो 900, ठीक है, जूल वर्क हुआ 1 सेकेंड में। तो 200 जूल एनर्जी कहाँ से निकल जाती है, ये निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती है। और ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि याद रखना है कि क्योंकि वहां पे जो इक्विपमेंट जो बनाया गया है ना, उस इक्विपमेंट में प्रॉपर वो नहीं यूज किया गया है रेजोनेंस। अगर प्रॉपर रेजोनेंस हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने मान लो ऐसा यूज किया कि भाई उसके लिए जो ओमेगा जो बाहर से सप्लाई हो रहा है वो 1/√LC के इक्वल होगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो cos फाई क्या हमारा हो जाएगा, cos फाई हमारा R/Z हो जाएगा। हमारा Z उस सिचुएशन में अगर हमारा प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है तो Z हमारा R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो R/1, तो वहां पे क्या पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो जितना भी बाहर से सप्लाई करेगा ना, उतना वहां पे वर्क भी करेगा, उतना वहां पे एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, लॉस इन एनर्जी होता है। इसीलिए पता है जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोग वहां पे क्या करते हैं, प्रॉपर कैपेसिटर लगाए और प्रॉपर इंडक्टर लगाए, ताकि वहां पे क्या हो जाए, रेजोनेंस हो जाए। अभी जैसे हम एसी यूज करते हैं तो वहाँ पे 5 स्टार एसी होता है, 4 स्टार एसी होता है, तो हम देखते हैं कि कोई एसी जो होता है वो अगर 5 स्टार एसी है तो उसका पावर फैक्टर जो होगा, cos फाई जो होगा, उसका काफी नियर टू 1 होता है। उसमें जो भी सेटअप होता है वो बहुत अच्छा सेटअप होता है कि भाई इंडक्टर कैपेसिटर वो ऐसा लगता है ना कि वहाँ पे परफेक्ट वो क्या रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा तो क्या होता है, उसका cos फाई वेरी नियर टू 1 हो जाता है, 0.91 0.9 के आसपास होता है। वही किसी एसी का लिखा रहेगा cos फाई इक्वल्स टू हमारा मान लो वहां पे लिखा जाएगा कि 3 स्टार एसी है, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.7 होगा। वहाँ प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा सेटअप के अकॉर्डिंग। अगर प्रॉपर रेजोनेंस नहीं होगा तो वहां पे क्या होता है, हमको एनर्जी का लॉस कैसा होता है, ज्यादा होता है। क्लियर बात समझ में आई कि पावर फैक्टर क्या होता है, जैसे एफिशिएंसी होती है डीसी सर्किट में, वैसे पावर फैक्टर cos फाई होता है हमारे एसी सर्किट में। जिसका cos फाई नियर टू 1 होता है वो उसमें जो पावर आउटपुट होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें जो पावर आउटपुट के बदले हम क्या वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका जो रियल पावर होता है वो काफी अच्छा होता है, और हमको क्या कहते हैं काफी ज्यादा रियल पावर मिल जाता है नियर टू वर्चुअल पावर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ शॉर्ट में, पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos फाई। ठीक है, इफ पावर फैक्टर is very near to 1, then real power is very high. Power real is nearly equal to power virtual. For this condition of resonance should be satisfied. इसको नोट कर दो। पावर फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए कि पावर फैक्टर इज सेम एज एफिशिएंसी।
आगे बढ़ते हम लोग वॉटलेस करंट। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि पावर क्या हो जाता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस वाई। मतलब अगर सोचो कि वोल्टेज अगर ऐसा है, करंट अगर ऐसा जा रहा है, ये फाई हो गया। करंट का वो हिस्सा जो कि वोल्टेज के अलोंग होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा पावर में। देखो तो आई इंटू कॉस फाई। तो मतलब करंट का वो हिस्सा जो कि वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो साइन फाई में आ जाएगा, वो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो वो जो करंट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं वॉटलेस करंट। और वो जो कंपोनेंट जो वोल्टेज के अलोंग होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉटफुल करंट। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, द कंपोनेंट ऑफ करंट perpendicular to volt Vrms does not contribute in power consumption. Of this component this component is called वॉटलेस करंट। और देखो हमको पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज ऐसा होता है, करंट ऐसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उस पे वोल्टेज पावर कंजम्पशन जीरो हो जाता है ना, जो इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा था। इसको नोट कर दो। इसको सबको नोट कर दो। हो गया लिखा हुआ? हाँ, आगे बढ़े हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम लोग को समझना होगा बैंडविड्थ क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, हाफ पावर पॉइंट्स। पहले मैं समझा रहा हूँ बैंडविड्थ। तो ये पता, ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। कैसे देखो, मान लो कि हमारे पास अगर एक सर्किट है और
ये ओमेगा नॉट है, ठीक है। इस ओमेगा नॉट पे हमें करंट कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अगर करंट मैक्सिमम मिलेगी तो पावर भी कैसा मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो मैं ना बेसिकली करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो मान लो एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट पे जो पावर जो मिलेगा हमको वो कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ऐसे एलसीआर सीरीज सर्किट था, यहाँ पर हम अलग अलग वेव भेज रहे थे। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके लिए मान लो ओमेगा नॉट है फ्रीक्वेंसी 1/√LC के इक्वल है, ये ओमेगा नॉट यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और ये जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव है ना वो यहाँ पे जाके करंट कैसी बनाएगी, मैक्सिमम बनाएगी। हमने बोला बहुत अच्छी बात है। तो सवाल ये आता है कि अगर ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC अगर वो जाके करंट मैक्सिमम बनाती है सर्किट पे जाके पावर मैक्सिमम देती है, तो क्या बाकी लोग नहीं देंगे पावर, बाकी लोग भी देंगे, है ना। क्योंकि बाकी लोग का जो पावर जो एक्सेप्ट होता है, पावर का जो एक्सेप्टेंस होता है वो हमको पता है, वो हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi हो जाएगा, है ना। सब जिसके लिए ये कम होगा, ओमेगा कम होगा, 1/√LC से अलग होगा, उसका उसमें जो पावर एक्सेप्ट होगा वो अलग होगा। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर अब यहाँ पे अलग अलग ओमेगा ले तो सबके लिए जो पावर एक्सेप्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो किसी के लिए ऐसा ग्राफ जाएगा, ये ऐसा ग्राफ जाएगा। ओमेगा नॉट जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए वो सबसे ज्यादा पावर जाकर के सर्किट पे क्रिएट करेगा, बिकॉज उसको सबसे कम इम्पीडेंस मिल रहा है। तो वो सबसे ज्यादा करंट बनाएगा, सबसे ज्यादा करंट बनाएगा, बिकॉज करंट क्या हो जाता है, E0/Z हो जाएगा। हो सकता है सबके लिए E0 बराबर हो, लेकिन एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं उसके लिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए तो Z सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा करंट बनाएगा जाकर के सर्किट में, तो उसका पावर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है लेट से 100 मेगाहर्ट्ज। तो अब बाकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 990, 980, 960, 110, 110, 120, 130, इन सब फ्रीक्वेंसी के लिए वहां पर जो पावर होगा वो हाफ से कैसा होगा, हाफ से कम होगा, सॉरी मैक्सिमम से कम होगा। तो याद रखना वो सब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जाकर के करंट बनाएंगी जिसके लिए पावर की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो। वो मान लो अगर ऐसे लेकर के 80 से लेकर के 120 मेगाहर्ट्ज हो, इतना फ्रीक्वेंसी हो 80 से लेकर के 120 मेगाहर्ट्ज है, उस फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए जो पावर जो हमको मिल रहा होगा, अगर वो हाफ से ज्यादा मिलेगा तो वहां पे हमको उन सबके सिग्नल मिलेंगे। याद रखना इस चीज को, उन सबके सिग्नल हमको वहां पर मिलेंगे। और ये जो रेंज होती है ना जिसके सिग्नल हमको मिलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ। कभी अपने टीवी में देखना कि जो सेटिंग में जाकर के देखना, तो जैसे सोनी टीवी का, स्टार प्लस का, वो सबका ना वहां पे लिखा रहता है कि इसका ये बैंडविड्थ होता है। जैसे बिग एफएम होता है 92.3। अब 92.3 अगर मान लो माई एफएम अगर तुम गाना सुन रहे हो, तो जैसे हमारा चैनल मान लो आता है, मैं 91.6 अप्लाई करूंगा, तो मुझे इसका का जो गाना मुझे सुनाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगा 91.6 से। और मैं 9 घुमाते घुमाते अगर करूं तो 94 पॉइंट लेट से अगर 90 या 93.9 मेगाहर्ट्ज तक की मेरे को गाना सुनाई पड़ेगा इसका। और जब 92.3 बीच में आता है तो मेरे को जो आवाज होती है बिल्कुल से क्लियर सुनाई पड़ती है।
उस समय क्या हो रहा है 92.3 पे तो रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन 91.6 में मेरे को जो जो वेव है उसकी जो वेव्स होंगी उस कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वो हाफ पावर से ज्यादा बनाती है। तो यानी कि मेरे को सुनाई पड़ना चालू हो जाएगा हाफ पावर से ज्यादा से, और हाफ पावर तक ही सुनाई पड़ता रहेगा, और बीच में जो है ना मेरे को रेजोनेंस मिलता है 92.3। ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना जिसपे कि हमको सुनाई पड़ता है, जो फ्रीक्वेंसी के रेंज में हाफ पावर से ज्यादा बनता है, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, बहुत मजेदार चीज है। ये कौन एक्सेप्ट करता है? एलसीआर सीरीज सर्किट। तो थोड़ा सा ना इसको अच्छा फील और अच्छा आएगा बैंडविड्थ का लेकर के। देखो भगवान ने हमको भी एक नेचुरल एलसीआर सीरीज सर्किट दिया हुआ है। वो नेचुरल एलसीआर सीरीज सर्किट हमारा होता है कान, ठीक है, हमारे ईयर्स। तुम्हें पता है कि हमारे कान जो आवाज सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होते हैं। हम 20 हर्ट्ज से बिलो और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन पाते। और ये जो हमारे कान शायद से पढ़ना साउंड चैप्टर में मैंने पढ़ा था ये चीज, क्लास 10 की बुक में पढ़ी थी मैंने, शायद आईसीएसई की बुक में थी, कि जो हमारे कान जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी आवाज के लिए वो फ्रिक्वेंसी होती है 1 किलो हर्ट्ज की होती है, दैट इज 1000 हर्ट्ज की। और हम सुनते हैं 20 हर्ट्ज तक की, और हम सुनते हैं 20,000 हर्ट्ज तक की। तो हमारा ये जो हमारे अगर ग्राफ दिखाया जाए ना अगर हमारे कान का, ठीक है, जो एलसीआर सर्किट होगा तो वो ऐसा होगा, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक वो क्या होगा, मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगा, का 20 से लेकर 20,000 होता है, और वो जो पीक होगा ना वो 1000 हर्ट्ज पे हो जाएगा। ये मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और हम 20 से लेकर 20,000 तक के सोच सकते हैं। सोचो अगर हमारे कान की अगर बैंडविड्थ होती मान लो सिर्फ 200 से लेकर के 500 हर्ट्ज तक की होती, खाली इतनी होती है, तो क्या होता, हम देखो हमारी जो आम जो हम जो हम बोलते हैं ना, मैन की फ्रीक्वेंसी कुछ 400 से 500 हर्ट्ज होती है, और वुमेन की फ्रीक्वेंसी 300 से 400 हर्ट्ज होती है। तो अगर हमारे कान की फ्रीक्वेंसी से 200 से लेकर 500 हर्ट्ज होती ना, तो तुम मेरी आवाज सुन सकते थे, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता था। लेकिन मान लो हमारे पीछे कोई शेर अगर दहाड़ रहा होता, शेर की आवाज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वुमेन की फ्रीक्वेंसी के बाद 400 से 500 होती है, मैन की 300 से 400 होती है। जो आवाज भारी होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, तो मैन की आवाज से थोड़ी भारी होती है। अब मान लो शेर जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी होगी कितनी, मान लो 50 हर्ट्ज होगी। अब सोचो अगर 50 हर्ट्ज से हमारी सुनने की रेंज सिर्फ इतनी है, तो पता चलता हमारे हमारे पीछे शेर दहाड़ रहा है तो भी हमको उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो 20 है तो वो हाफ पावर से कम बनाती, वो हमको नहीं सुनाई पड़ती। आज अगर चमगादड़ देखा जाए तो तुमने सुन के रखा है कि चमगादड़ की जो सुन सकते हैं वो कान आवाज वो लगभग 1,00,000 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो उनकी जो बैंडविड्थ होती है वो और ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, उनकी बैंडविड्थ कैसी होगी, और ज्यादा होती है। जितने चमगादड़ जो होते हैं वो और सुन सकते हैं आवाज की रेंज। जो कैटल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ और बड़ी उनकी बैंडविड्थ भी बड़ी होती है, इसलिए पता कहीं भूकंप आने वाला होता है तो कैटल्स लोग को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, हम लोग को नहीं पता चल पाता, क्योंकि वो क्या करते हैं, हम लोग की 20,000 तक की लिमिट होती है, उनकी लिमिट 50,000 या 70,000 की होगी, उस रेंज में आती होगी, जो भूकंप की जो वेव्स होती है सिस्मिक वेव्स उस रेंज की होगी। तो ऐसा होता है। अगर भगवान ने हमें खाली इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी दी होती ना, तो हम ना शेर की दहाड़ सुन पाते, ना हम लोग घुंघरू की आवाज सुन पाते, ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी फिर बहुत लगभग 1200-1300 हर्ट्ज में चली जाती है। तो ऐसा होता है। तो हमारे नेचुरली भी हमारे पास क्या कहते हैं एलसीआर सर्किट होता है, और हम आर्टिफिशियली भी बना करके रखे, क्या कहते हैं, अब जैसे मान लो सोनी का चैनल है, ठीक है, अब सोनी का चैनल है तो मान लो उसकी ऐसा बोला गया भाई, सोनी वाले को बोला गया कि आपको अब से आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और रेंज हो जाएगा 80 से लेकर के 120 मेगाहर्ट्ज। सोनी वाले ने बोला ठीक है। सोनी वाले ने क्या किया, सरकार को इतने इस रेंज उसने सरकार से इतनी फ्रीक्वेंसी खरीदी, उससे जो लाइसेंस मिलता है ना, उनको इसी चीज का लाइसेंस मिलता है कि वो लोग फ्रीक्वेंसी को खरीदते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पूरा सैटेलाइट सेट करती है, ठीक है, तो वो लोग गवर्नमेंट से खरीदते हैं, ठीक है। अब सोनी को मिल गया 80 से 120।
अब आई बारी स्टार प्लस की। स्टार प्लस ने बोला कि मेरी तुम्हारी होगी 150 से लेकर के 150 मेगाहर्ट्ज रेजोनेंस होगी और तुम्हारा रेंज हो जाएगा 120 से लेकर के 180 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये सोनी का था, ये स्टार प्लस का हो गया। ठीक है, तो स्टार प्लस ने भी खरीद लिया अपनी फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है समझना ध्यान से, सोनी वाले को जो मिला ना, तो सोनी वाले का एक ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, 100 उसकी हो जाएगी और ये इसकी जो हाफ पावर होगी वो हाफ पावर कहाँ तक की जाएगी, 120 80 से लेके 120 तक की। अब पता है जो जो स्टार प्लस वाला है, ठीक है, उसको मान लो मिलती है 125 से लेकर के 175 तक की, उसका ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब पता है जब गवर्नमेंट स्टार प्लस को जब फ्रीक्वेंसी बेचेगी ना, तो वो ध्यान रखेगी कि उसका जो बैंडविड्थ है वो 120 से कम नहीं जाए। ठीक है, 120 से कम नहीं जाए। अगर सोचो अगर 120 से कम चला जाए ना, तो क्या होगा, 120 से कम चला जाएगा उसका हाफ पावर, तो पता क्या होगा, वो ग्राफ ऐसा बनेगा। और स्टार प्लस का और सोनी का, ये मान लो सोनी का, ये मान लो स्टार प्लस है, दोनों का क्या होगा, जो हाफ पावर से ऊपर मैच करेगा। अभी क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो जो सोनी में मुझे दिख रहा है, ठीक है, हाफ पावर से ज्यादा जिसकी आ रही होगी और जो स्टार प्लस आ रही, दोनों दोनों हमको एक साथ दिखेगी, एक की आवाज दिखेगी, एक की वीडियो दिखेगी, तो हमें कभी वो देखना पसंद नहीं आएगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा बनाते हैं। अब यहाँ तक की हो गया कितना, सोनी को मिला 80 से लेकर के 100। ठीक है, अभी क्या होगा, अब स्टार प्लस की बारी आई तो स्टार प्लस को मिलेगा 125 से। अब देखो इसका हाफ पावर और इसका हाफ पावर कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मस्त से हमको दोनों चैनल्स अलग अलग मिलेंगे, कहीं भी क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। मोबाइल फोन्स पे भी ऐसा होता है, मोबाइल फोन्स पे हर मोबाइल की अलग अलग, हर सिम की अपनी अलग अलग नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, उसका एक बैंडविड्थ होता है हर सिम का। और वो बैंडविड्थ जितने भी फोन होंगे उनको क्या करते हैं वो लोग, छोटे छोटे रेंज में ऐसे करके वो लोग कर देते हैं, ताकि किसी का भी हाफ पावर से ऊपर ज्यादा वो मैच ना करे। अगर हाफ पावर से अगर ऊपर मैच करने लग जाएगा तो पता चलेगा क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे फोन में कोई और मतलब कि तो क्या कहते हैं दूसरे फोन में भी कनेक्शन हो जाएगा सब। और पहले ऐसा हुआ करता था, फोन मिलाया मैंने किसी दोस्त को, ठीक है, फोन मिलाया किसी दोस्त को, तो मैं पूछा बताओ होमवर्क क्या है। अचानक से क्या होता था, हाँ भाई धोबी तुम कपड़ा क्यों नहीं लेकर के आए, ठीक है, पता चला कोई लेडीज का फोन उधर कनेक्ट हो गया है, ठीक है, वो किसी धोबी से बात कर रही है और वो तो इधर दोनों आवाजें मिक्सअप हो रही हैं। ठीक है, और अब लेकिन क्या टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से क्या हुआ, ये चीजें समझी गई और उसको फिर ऐसा किया गया कि अब वो क्रॉस कनेक्शन रेयरली होता है, कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो मैच करता ही नहीं है। केबल भी पहले घर पे आता था हमारे घर पे, आज से लगभग बताओ केवल 20 साल पहले की बात होगी है। ठीक है, 15 हाँ 20-25 साल पहले की बात है। तो हमारे घर में केबल आता था, पता चलता स्टार प्लस भी दिख रहा है, उसपे स्टार प्लस की वीडियो दिख रही है और आवाज आ रही है पीछे सोनी की आ रही है। तो फिर फोन करते थे केबल वाले को, ऐसा ऐसा क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, तो फिर वो ठीक करता था। लेकिन अब वो चीजें ऐसी नहीं होती है, अब उसको बहुत सिस्टमेटिकली ऐसा कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं तुमको समझाऊं बैंडविड्थ क्या होती है, तो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमको बिल्कुल क्लियर मिलती है जो भी सिग्नल मिलते हैं, लेकिन एक रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का जिसमें कि हमको पावर जो मिलता है वो हाफ से ज्यादा मिलता है। वो जो हाफ से ज्यादा पावर जो हमको मिलता है जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। तो वो एक क्या कहते हैं चैनल यूज करता है, फिर दूसरा चैनल दूसरा बैंडविड्थ यूज करेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उस चैनल ठीक है, उसमें हाफ पावर से ज्यादा मिलेगा, तो ऐसे ओवरलैप नहीं है। बात समझ, बैंडविड्थ क्या होता है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। इसको मैं लिख देता हूँ, चलो बैंडविड्थ लिख लो एक बार नोटबुक में। लिखना द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी for which the power received
by LCR circuit is half or more than half the maximum power is called band, इसको नोट कर। Clear? ऑफलाइन पे प्रिपेयर्ड है ना, ठीक है रचित, टेस्ट के लिए। पेपर में रेडी रखूंगा। संडे को इंग्लिश क्लास कितने बजे है? 11 बजे। तो 11 से 12 होगी ना? 11 से 11:40, ठीक है। तो और केमिस्ट्री क्लास एक काम करो ना, ऑनलाइन रख देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगी 1 से 2। अगर 11:40 पे खत्म हो जाता है कि इंग्लिश, तो मैं उसको रख देता हूँ 12:30 बजे। 12:30 बजे टेस्ट होगी, ठीक है। संडे को ऑनलाइन होगी, सब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसा ठीक है ना। मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा अभी 12:30 बजे ऑनलाइन। चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ पावर पॉइंट। बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर। या हाफ पावर पॉइंट खाली लिखता हूँ मैं। हाफ पावर पॉइंट क्या था, देखो जरा सा।
ओमेगा नॉट हमको मिल जाएगी मैक्सिमम पावर पी नॉट, ठीक है। तो हमको वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो पावर जो होगी वहां पे हाफ मैक्सिमम पावर से हाफ होगी, हमको वो निकालना है फ्रीक्वेंसी जहां पर कौन सा निकालना है हमको, पहला हाफ पावर, मतलब वो पॉइंट जहां पे पावर, वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए पावर हाफ मैक्सिमम पावर के हाफ हो। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर हो जाता है 1/2 VRMS into IRMS into cos phi। पावर हो जाएगा हाफ इंटू VRMS, IRMS को हम लिख सकते हैं VRMS बाय Z, cos phi को मैं लिख सकता हूँ R बाय Z, ये हो जाएगा VRMS स्क्वायर हाफ इंटू R बाय Z का स्क्वायर। Z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। Therefore पावर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कंज्यूम हाफ बाय R, क्योंकि इसको जीरो कर देंगे तो R स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, VRMS स्क्वायर बाय 2R, ये हो जाएगा पावर मैक्सिमम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ओमेगा 1 ओमेगा 2 जब पावर की वैल्यू कैसी होगी, हाफ से ज्यादा होती है, वो ओमेगा निकालना है। और वो ओमेगा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिल जाएगा ना, तो हम उस दोनों ये रेंज को निकाल सकते हैं हम लोग, जिसको बैंडविड्थ बोलेंगे। तो बैंडविड्थ हमको निकालना है बेसिकली, लेकिन बैंडविड्थ निकालने के लिए हमको पहले निकालना होगा कि वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे पावर कंज्यूम कैसा होता है, हाफ होता है। तो उससे हमको ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट मतलब क्या निकालना अपने को, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, वो ओमेगा जिसके लिए पावर कंज्यूम हाफ होगा। Therefore पावर इक्वल्स टू, वो ओमेगा निकालना है, तो पावर इक्वल्स टू हाफ पावर मैक्सिमम, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पावर क्या हो जाएगा, हाफ पावर इक्वल टू हाफ पावर, पावर क्या हो जाएगा, हाफ टू IRMS, पावर हो जाएगा हाफ VRMS का स्क्वायर इंटू R इक्वल टू, ये पावर हो गया हाफ पावर मैक्सिमम, मतलब हाफ इंटू हाफ VRMS स्क्वायर बाय 2R।
पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू हाफ पावर मैक्सिमम, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और ये देखो सब सही जा रहा है। हमको ओमेगा निकालना है, इसे याद रखना, तो जो ओमेगा निकालना हो तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा ना, ठीक है, ये 2 भी कट जाएगा, नीचे नीचे एक 2 बच जाएगा, ऊपर जाएगा 2r हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं ना हुई है, ये सब सही जा रहा है। सब सही जा रहा है ना, हाँ सही, सेफ सर 2r ऊपर जाके r स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा प्लस माइनस r, तो एक्सएल कितना होता है 1 बाय एक्सएल हो जाएगा हमारा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इक्वल टू r, और दूसरा लिख सकता हूँ ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इक्वल टू माइनस r, ठीक है। एक हमारा इक्वेशन ये बना प्लस के साथ, एक हमारा इक्वेशन बना माइनस के साथ। याद रखना ये जो दो इक्वेशन बने ना हमारे लिए, यही हमको देंगे वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू, जिसमें हमको पावर हाफ के बराबर मिलती है। वो दो ओमेगा जो हमको मिलेगा ना, एक हाफ के लिए लेफ्ट साइड, एक हाफ के लिए राइट साइड, उस दोनों ओमेगा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हमको मिल जाएगा बैंड विड्थ, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ एल एंड सी। अभी हमको पता था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता था, इसको फटाफट नोट कर लो। ये थोड़ा सा टफ जाता है एक्चुअली बैंडविड्थ निकालना, सिखा रहा हूं, एग्जाम में आता भी थोड़ा कम है ये, ठीक है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और हमारे न्यूटन फिजिक्स में भी दिया हुआ है सिलेबस पे, तो मैं सिखा रहा हूँ कि बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं। बैंडविड्थ निकालने के पहले हमको हाफ पावर पॉइंट निकालना होगा, तभी बैंडविड्थ निकलेगा। इसको फटाफट नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको नोट कर लो सबको। हो गया लिखा हुआ, ये पूरा नोट कर जाना, ठीक है। हाफ पावर पॉइंट और बैंडविड्थ, ठीक है, ये पूरा नोट हो जाना चाहिए सबका। अभी देखो, अब यहाँ पे मुझे निकालने बोला जाएगा ओमेगा की वैल्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा एल यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया ओमेगा सी को, तो ओमेगा स्क्वायर एल सी, ओमेगा सी को हमने एलसीएम ले लिया -1 टू
ओमेगा सी आर। तो अभी ओमेगा नॉट क्या होता है? ओमेगा नॉट तो 1/√LC होता है ना। तो क्या किया मैंने, सबको डिवाइड कर दिया मैंने LC के साथ। ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/LC इक्वल टू ओमेगा बाय L। LC से डिवाइड किया तो CC कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बाय L R। इसको लिखा मैंने ओमेगा स्क्वायर माइनस R बाय L ओमेगा। तो क्वाड्रेटिक में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। देखो मैंने क्या किया, इसको पूरा क्वाड्रेटिक में लेकर के आ गया। तो देखो डिफिकल्ट है ये, नो डाउट, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर जाना घर पे एक दो बार। हालांकि एग्जाम में मैंने बहुत कम देखा, कभी आया भी नहीं है शायद से, ठीक है। आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/LC ओमेगा बाय L, ठीक है। सबको LC से डिवाइड कर दिया। 1/LC से क्यों डिवाइड किया कि यहाँ पे 1/LC आ जाए। 1/LC क्या होता है? ओमेगा नॉट होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर कर दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस AX, ये क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में आ रहा ना। तो अगर मैं देखो अभी तक की ना मेरे पास दो इक्वेशन थी, मैंने सिर्फ एक ही यूज की है। देखो ध्यान से, अभी तक मैंने सिर्फ एक ही यूज की है। देखो एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये वाली भी थी। मैंने अभी खाली पहले वाले को यूज किया। तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा क्या हो जाएगा फिर माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A। तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा R बाय L प्लस माइनस √B स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे R बाय L का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू A कितना 1 है, C कितना है, C यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा बाय 2A 2 इंटू 1 R बाय L प्लस माइनस। अभी जब मैं इसको करूंगा, ओपन करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस R बाय L का स्क्वायर प्लस माइनस, नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा खाली, माइनस और ये माइनस में प्लस 4 अपॉन 2 है ना। तो इस 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 1/2, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारा 2 मेगा आएगा। और इस 2 को जो अगर मैं अंदर भेज दूँ, ये जो यहाँ पे √2 आ रहा है, इसको मैं अगर अंदर भेजूँ तो यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा वो, है ना। 2 इससे 2 को अगर अंदर भेज दूँ मैं 1/4 और इस 1/4 को अगर मैं लिखूँ ना ऐसा, तो प्योर मैथ्स है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 को अगर मैं अंदर भेज दूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 4 हट जाएगा, समझ जाओ, है ना, समझ आया। 2 को देखो, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, 2 को अगर हम रूट के अंदर भेजेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ जो 4 होगा कट जाएगा, इसके साथ 1/4 होगा। तो अगर मैं L के साथ कर दूं, अंदर भेज दूं, तो वो 2 का 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इसके साथ क्लब कर दूं तो R बाय 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना। ये R बाय 4, एक मिनट, यहाँ पे तो स्क्वायर है रसी, देखो यहाँ पे तो स्क्वायर है ना। मान लो लिखा हो कि वहाँ पे 1/4 √A/B का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, या इसको लिखा 1/2, इसको नहीं लिख सकता 1/4 A/B का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकता, बताओ मैं। और फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं √, ठीक है ना, समझ आ गया सबको। इसको मैं लिख सकता हूँ आगे फिर ऐसा √,
a/2b का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसकी दो पॉसिबल वैल्यू आएगी। अगर मैं देखूं ध्यान से, प्लस करूंगा तब तो प्लस में आंसर आएगा ओमेगा के लिए, माइनस करूंगा तो ये माइनस करूंगा ना, तो ये वैल्यू जो है ना वो r/12 से बड़ी होगी, क्योंकि इसके साथ ओमेगा नॉट स्क्वायर भी आ रहा है, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। हियर माइनस विल बी रिजेक्टेड, कि ओमेगा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर ओमेगा 1 क्या हो जाएगा हमारा, r/12 प्लस ये हमारा हो जाएगा माइनस विल बी रिजेक्टेड, ओमेगा 1 हो जाएगा ये, क्योंकि दूसरा ओमेगा इस पे से सेलेक्ट नहीं कर सकते, सेलेक्ट करने जाएंगे तो ओमेगा नेगेटिव आएगा। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जो है ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये r/12 से बड़ी होगी, है ना, दिख रहा है यहाँ पे। अगर रूट करेंगे तो ये तो r/12 से बड़ी आएगी ना, बिकॉज ये तो ओमेगा नॉट स्क्वायर भी तो ऐड हो रहा है ना, तो माइनस करके तो पॉसिबल नहीं लेना ना, माइनस करके तो ओमेगा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ना, ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है इससे मुझे एक ओमेगा मिला, सिर्फ एक ओमेगा, दो मिल रहे थे, एक को रिजेक्ट किया। ये इक्वेशन यूज करोगे, यहां से दूसरा ओमेगा मिलेगा। पर इतना नोट कर लो एक बार, मैं 2 मिनट ना क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगा, उसके बाद फिर ये टॉपिक करवा करके मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, शाम को आज क्लास नहीं लूंगा, मैं कल लूंगा, कल 2 पीरियड लूंगा ना, तो उसमें चैप्टर हो जाना चाहिए कल 2 घंटे, ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, 2-2.5 घंटे का काम है। कल 2 क्लास लूंगा ना, निपट जाएगा। पहले तो जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भेजे ना, अपनी पहले वो कर जाना अच्छे से, ठीक है, जो मैंने शीट दी है तो पूरा पक्के से कर जाना, उसके बाद फिर एनसीईआरटी करना। ये एनसीईआरटी में बताओ बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे जो ना एग्जाम में आने लायक नहीं होते हैं। आगे देखो, फ्रॉम सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम, कहाँ से देखो आप, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इक्वल्स टू माइनस आर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया ना, वी ऑब्टेन अदर ओमेगा। अब इस इक्वेशन से फिर 2 ओमेगा आएंगे, ठीक है, और हम अगर पूरा प्रोसेस करें ना तो वो 2 ओमेगा क्या होंगे, देखो होगा, हो जाएगा रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस r/12 का होल स्क्वायर। मैं किताब से देख देख के लिख रहा हूँ, बाकी निकालोगे ना अगर तो ये बिल्कुल ऐसा ही आएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, ये जो जब सेकंड वाले को यूज करोगे ना तो वहां पर क्या देखोगे कि इसके साथ ना माइनस साइन आता है। सेकंड जब इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब करोगे सिंप्लीफाई इसको, तो इसमें क्या देखोगे कि जैसे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे प्लस माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया था, जब सेकंड को करोगे ना तो यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस माइनस ऐसा रहेगा, तो माइनस माइनस एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस फिर से रिजेक्ट करूंगा तो प्लस लूंगा,
प्लस लूंगा तो ये बड़ा नंबर होगा, ये माइनस छोटा नंबर होगा, तो फिर से हमको वैल्यू मिल सकती है ना। तो याद रखना है, जब दूसरा लेंगे तो ये माइनस, ऐसा यहाँ माइनस आएगा, करके देख लेना। तो माइनस आएगा तो हम इसके प्लस वाले को लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। We obtain other omega 2. Therefore, bandwidth equals to omega 1 minus omega 2. बैंडविड्थ हमारा ये हो जाएगा। अब देखो तो ओमेगा 1 क्या है, ओमेगा 1 है ये ओमेगा 1 है, दिख रहा है प्लस के साथ। और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 2 में यहाँ पे एक मिनट, ओमेगा 2 में ना यहाँ पे प्लस था, उधर में माइनस आएगा ना, क्या माइनस आएगा ना, हाँ माइनस आएगा बराबर। बैंडविड्थ का ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा R बाय L हो जाएगा, क्योंकि ये रूट वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे R बाय 2L और वहां पे माइनस R बाय 2L हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये R बाय L हो जाएगा बैंडविड्थ। समझ में आ गया सबको, इसको नोट कर दो। मतलब बैंडविड्थ किससे डिसाइड होता है कि हमारा सर्किट जो LCR सर्किट है उसके L और R से डिसाइड होता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का सिंबल हो जाता है डेल्टा ओमेगा। नोट कर लो। आज के लिए काफी है इतना। अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।